हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप लोग लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से घर पे लगातार कर रहे हैं ना। आप लोगों को पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने चैप्टर 2 विलियन आपको कंप्लीट करा दिया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपनी कॉपी में उसको नोट भी कर लिया होगा और नोट कर लेने के बाद उसको आप लोग याद करेंगे और आप अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक के सवालों को हल करेंगे। अगर जिन छात्रों के पास पुस्तक की व्यवस्था ना हो पाई हो तो मैं आपको बता रहा हूं, दीक्षा ऐप ये एक गवर्नमेंट ऐप है जिसको आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। इसमें कक्षा 1 से लेके 12 तक की सभी पुस्तकों की पूर्ण जानकारी और उनका पीडीएफ में वर्णन मौजूद है। तो आपको जिस भी पुस्तक की आवश्यकता हो तो वहां से आप उसको पीडीएफ में डाउनलोड करके सवालों को उससे देखकर लगा सकते हैं। और सवालों को लगाने में यदि आपको कोई कठिनाई हो तो आप मुझे बताएं। मैं एक बात और आप लोगों से चाहता हूं कि जिन बच्चों ने अपना काम पूरा कर लिया है वो अंतिम वाले पेज की फोटो खींचकर मुझे अवश्य सेंड करें। ठीक है बच्चों, इतनी बात आप लोग समझ गए। तो अब आप अपने कोर्स को आगे लेके चलते हैं। तो अब इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3 जो कि है वैद्युत रसायन। इस चैप्टर को प्रारंभ करने के पूर्व कक्षा 11 में पढ़ चुके एक चैप्टर ऑक्सीकरण और अपचयन को थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं, क्योंकि वहां की कुछ टर्म का यहाँ पर सीधा सा उपयोग होना है और वो आपको बहुत बेहतर ढंग से आने चाहिए। इसलिए उसे हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और केवल उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जिनका उपयोग इस चैप्टर में होना है। रिडॉक्स अभिक्रिया। अंग्रेजी में कहेंगे REDOX, रिडॉक्स रिएक्शन। या इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो देखिए, जैसा इसका नाम है रिडॉक्स अभिक्रिया, इसको यदि हम विच्छेद करें तो दो शब्दों से मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्स। रेड ये बना है रिडक्शन से, REDUCTION, और ऑक्स बना है ये ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन एक होगी अभिक्रिया, हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन भी एक अर्ध अभिक्रिया होगी, हाफ रिएक्शन, और ये होगी पूर्ण अभिक्रिया। इस चैप्टर के संदर्भ में यदि हम कहें तो अर्ध अभिक्रिया बनाएगी अर्ध सेल। ये इसी को हम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं और ये
ऑक्सीडेशन अर्ध क्रिया ये भी अर्ध सेल का निर्माण करेगी, इसको भी हम इलेक्ट्रोड कहेंगे। और ये जो पूर्ण अभिक्रिया है ये सेल अभिक्रिया कहलाएगी। सेल अभिक्रिया जो कि सेल में संपन्न हो। अभी आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी, क्या होता है सेल, अर्ध सेल, इलेक्ट्रोड। लेकिन जो हम पहले से जानते हैं उस बात को हम इस चैप्टर से रिलेट करते हैं। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए बच्चों, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन, और दूसरे साइड हम लिखते हैं अपचयन, रिडक्शन। तो इनकी जो प्रारंभिक परिभाषाएं हैं वो आपको याद होगी। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग। और इसको यदि हम उस तरफ ले जाएं तो योग का मतलब हो जाएगा पृथक होना। तो अपचयन की एक डेफिनेशन बनेगी ऑक्सीजन का अलग होना। इसके उदाहरण हम समझ सकते हैं। C+O2 इक्वल्स CO2। देखिए, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ गया, CO2 बनाया, तो इसको हम कहेंगे C का ऑक्सीकरण। अब देखिए ऑक्सीजन का अलग होना, एक इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए, ZnO प्लस C इक्वल, तो ये ऑक्सीजन अलग हो गए, कार्बन के साथ मिलकर बना लेगा CO और यहाँ बचेगा Zn। तो Zn प्लस CO हमारे प्रोडक्ट होंगे। हम देख पा रहे हैं इसमें कि ZnO से ऑक्सीजन अलग हो गया है, तो इसको हम कहेंगे Zn का अपचयन। सबसे बेसिक डेफिनेशंस है ये, जिनकी जानकारी होना चाहिए। हालांकि इस चैप्टर में इस डेफिनेशन का उपयोग नहीं होगा। दूसरा देखिए, अब अपचयन को पहले लिख लेते हैं। दूसरे में हाइड्रोजन का योग, तो ऑक्सीकरण में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का पृथक होना। इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। पहले योग वाले उदाहरण आप सुनने, H2 प्लस Cl2 इक्वल्स 2HCl। आप देख रहे हैं इस समीकरण में क्या हुआ, क्लोरीन से कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन, तो क्लोरीन का हो गया अपचयन, Cl2 का अपचयन। Zn धन H2SO4। देखिए इस समीकरण को, Zn की क्रिया जब H2SO4 से कराते हैं, हाई स्कूल में आपने पढ़ा हुआ है इस समीकरण को, तो हमको मिलेगा ZnSO4 प्लस H2। तो देखिए हाइड्रोजन पृथक हुआ, किससे निकला, H2SO4 से, तो इसको हम कहेंगे, और ये जोड़ा किस में जाके, Zn में। Zn ने हाइड्रोजन को हटा दिया,
तो यहाँ कहलाएगा ये Zn का ऑक्सीकरण। इसको समझने वाली बात ये है कि हाइड्रोजन को हटाया किसने? Zn ने, तो यहाँ ऑक्सीकरण किसका होगा? Zn का। ठीक है बच्चों, अब देखिए तीसरे नंबर की डेफिनेशन है जो कि महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में हमें इसका उपयोग करना है। इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया, इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया, इसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण। एग्जाम्पल देखें जरा इसका। Na से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बनेगा Na प्लस 1 चार्ज इस पे आ जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन किससे निकला? Na से, तो ये कहलाएगा Na का ऑक्सीकरण। और इधर तीसरे नंबर में डेफिनेशन बनेगी। अब देखो इस तरफ क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकला तो वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होने की क्रिया। तो इसको हम चेन कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए जरा। Cl2 1/2 ले लेते हैं। Cl2 हाफ क्यों लेगा? क्योंकि हमें यहाँ पर 1 क्लोरीन की आवश्यकता है और ये Cl2 के रूप में अस्तित्व में रहता है, तो हमने यहाँ हाफ Cl2 लिखा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ हाफ Cl2 का मतलब 1 ही क्लोरीन है, तो ये बनाएगा Cl नेगेटिव। तो इसको हम कहेंगे Cl2 का अपचयन, Cl2 का अपचयन। ये केवल क्लोरीन का अपचयन कह सकते हैं। और चौथी डेफिनेशन, इसका भी बहुत अधिक उपयोग होता है, इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे, और वह है ऑक्सीकरण। किसको कहेंगे हम? ON ऑब्लिक OS। अब ON और OS क्या है? तो ON को हम कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। और OS का मतलब ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। इनकी अंग्रेजी भी लिख देता हूं मैं, ऑक्सीडेशन नंबर, और इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरफ लिख दिया है, अब उस तरफ लिखने की तो आवश्यकता है नहीं, सीधे इसको हम ON ऑब्लिक OS लिख सकते हैं। में वृद्धि, तो ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था में यदि वृद्धि होती है उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। तो अब वृद्धि का अपोजिट क्या होता है? कमी। तो अपचयन हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्लिक ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसको आप लोगों ने 11 में निकाला हुआ है। कमी और वृद्धि देखने का तरीका भी आपको पता है। हालांकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के जो नियम है मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं, और आप लोग अपनी कॉपी में उनको लिख भी लेंगे और उससे संबंधित कुछ सवालों में प्रैक्टिस भी करते हैं। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या या इसी को ही हम कहते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? ON, इसको हम कहेंगे OS ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो आप लोग जानते हैं कि ये उपस्थित आवेश के बराबर होती है। किसके बराबर? उपस्थित। देखिए कभी इसकी डेफिनेशन लिखने को आपको एग्जाम में नहीं आने वाली, तो इसको हम जानेंगे क्या होता है और हम कैसे इसको निकालते हैं और इसको कैसे अप्लाई करते हैं। उपस्थित आवेश। अब किसी भी बंध में आवेश किसकी वजह से होता है? मान लीजिए ए सिंगल बॉन्ड बी ये बना हुआ है, तो इसमें 3 कंडीशन पॉसिबल है। पहली कंडीशन क्या है? ई ए ई एन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ई एन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसको हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ऋणात्मकता ऑफ ए, मतलब ए की विद्युत ऋणात्मकता बराबर है बी। ए और बी के बीच एक बॉन्ड बना हुआ है जिसमें ए और बी की विद्युत ऋणात्मकता बराबर है। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? किसी तत्व के साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब देखिए जितना ए अपनी ओर खींच रहा है इलेक्ट्रॉनों को उतना बी भी खींचेगा। परिणाम क्या होगा? दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर नहीं ले जा पाएंगे, तो ए पर होगा 0 और बी पर भी होगा 0। बात समझ में आ रही है? अब दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? ए ई एन इज ग्रेटर देन बी ई एन। इसका मतलब क्या हुआ? ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से अधिक है, तो क्या हो जाएगा? अतः ए सिंगल बॉन्ड बी में ये जो साझे वाले इलेक्ट्रॉन है ये ए अपनी ओर खींच लेगा, तो खींच लेने पर आंशिक विस्थापन होता है। ऐसी कंडीशन में हम लोग माइनस डेल्टा आवेश लगाते थे। किसमें? वैद्युत संयोजकता वाले चैप्टर में आपने इस बात को अप्लाई किया है। लेकिन यहां पर हमको ऑक्सीडेशन में क्या करना है? कंप्लीट चार्ज लगाना है। तो चूंकि ए की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो ए पर आएगा -1, तो बी पर क्या हो जाएगा? +1। और तीसरी कंडीशन हो सकती है, अब इसी को देख रहे हैं हम, अब इसका उल्टा लिखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। मतलब बी की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, बी ज्यादा अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर सकता है, तो अब क्या हो जाएगा? ए सिंगल बॉन्ड बी में बी हो जाएगा नेगेटिव, तो ए हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये जो आवेश आया है इसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। क्लियर हो बच्चों? तो अब इनको निकालने के कुछ नियम होते हैं, उनको पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करने के लिए देखिए, पहला, सभी तत्वों की मूल अवस्था में इनकी ON/OS शून्य होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? जो तत्व जिस अवस्था में पाए जाते हैं उसको मूल अवस्था कही जाती है। जैसे सोडियम लिखा हुआ है,
इस पर कोई चार्ज भी नहीं है, तो इस वजह से जीरो हो जाएगा। ये H2 के रूप में पाया जाता है हाइड्रोजन, तो इस पर जीरो होगा। Cl2, O2 आदि इन सभी मूल अवस्थाओं में जब केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हों तो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट ए वर्ग, ये कहाँ आता है? एस ब्लॉक में। 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं आवर साइड एस ब्लॉक के क्षारीय तत्वों, और ये धातुएं भी हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। तो इससे पहले अगर तो हाइड्रोजन आता है उसको छोड़ देंगे, उसको अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन में अधातु तत्व है और धातुओं के गुण विद्यमान रहते हैं, तो उसको अलग हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ग एस ब्लॉक के क्षारीय तत्वों और धातुओं, यह हो जाएगा Li Na K, केवल इनको ही याद रखना है, आदि की ऑक्सीडेशन नंबर ये होगी +1। और ध्यान रखना है सभी यौगिकों जितने भी यौगिक बनेंगे उन सब में इनकी ये प्रबल धन विद्युतीय धातुएं हैं जो कि अपने सभी यौगिकों में +1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, अब इसके बाद आता है सेकेंड ए वर्ग, ये भी एस ब्लॉक में है। एस ब्लॉक की, अब इनको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, सब पढ़ चुके हैं आप लोग 11। क्षारीय मृदा धातु इनमें कौन कौन आएगा? Be, Mg, Ca, Sr, Ba। R के रेडियम है, रेडियो एक्टिव होता है, तो उसकी स्थायित्व की पूर्णता जानकारी न होने के कारण, यानी वो अस्थायी होता है, इस वजह से उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ डिस्कस नहीं किया जाएगा। उसके यौगिक पर निर्भर करेगा कि On+2 ये भी सभी यौगिकों में रहेगी, तो इसको एज एन लगा के लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, जो नियम आपको यहाँ बताए जा रहे हैं इनको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इनको याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चौथा पॉइंट आता है इसमें हाइड्रोजन के लिए। तो H की ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो सकती है, या तो +1 अथवा -1। +1 किस में आएंगे? अधातुओं, यहां पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा B को छोड़कर। हाँ, तो +1 किस में आएगी? अधातुओं, और इसमें एक को ध्यान रखना है, B को छोड़कर H उपस्थित होने पर। अब देखिए क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल, H2, NH3 आदि। जब हाइड्रोजन अधातु के साथ जुड़ा होगा, लेकिन ध्यान रखना है बोरान को छोड़कर, तो वहां पर सभी में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। -1 कब होगी? धातुओं, और वो भी एस ब्लॉक, मुख्यतः एस ब्लॉक के साथ H होने पर तथा बोरान के साथ H होने पर। अब ऐसा क्यों होता है? ये सब विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करता है, और बोरान की विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है H की
इलेक्ट्रोनेगेटिव ट्रेस है। तो इस वजह से क्या होगा, जब बोरान के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण यह नेगेटिव चार्ज अपने पास रखेगा, तो बोरान पर प्लस आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब हाइड्रोजन S ब्लॉक के तत्वों के साथ जुड़ेगा अथवा बोरान के साथ जुड़ेगा तो वहां H की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, जैसे LiH, CaH2 व B2H6, बोरान का एक यौगिक हो गया R, इसको डिविजन कर 5वां पार्ट देखिए, F की ऑक्सीडेशन नंबर इसके सभी यौगिकों में सदैव -1 होती है। ध्यान रखना है आपको, सदैव -1 होती है। इसके परिवार में फ्लोरीन के अतिरिक्त क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी हैं, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर उपस्थित आवेश के बराबर होगी और वह -1 के अतिरिक्त +1, +3, +5, +7 तक हो सकती है। तो उसमें वेरिएशन होगा, इसलिए उसको हम यहाँ पर नहीं लिखते। अब ऑक्सीजन की ओर देख लेते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान दीजिए -2। अधिकांश यौगिकों में -1, परोक्साइडों में इसका एग्जाम्पल आप लोग पढ़ चुके हैं, H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड। -1/2 ये सुपर ऑक्साइड में होता है। सुपर ऑक्साइड इसका उदाहरण भी पढ़ चुके हैं 11 में, KO2 +1, इसको भी आपने पढ़ा हुआ है, O2F2 या इसी को हम कहते हैं F2O2 और +2 भी होती है और वह है OF2 या इसी को हम कहते हैं F2O। ठीक है, अधिकांश यौगिकों के उदाहरण यहाँ जरूर लिख लेते हैं, MgO, Al2O3 R। अब देखो तो यहाँ 2 प्रकार के यौगिक हमने लिखे हुए हैं जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 और +2 है। तो ये किस वजह से निकल कर आई उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम नोट में लिख लेंगे अपनी कॉपी में। तो देखिए हमारे पास है O2F2 या इसी को हम F2O2 भी लिखते हैं। तो देख पा रहे हैं इसमें ऑक्सीजन 2 है, इनके भी सिंगल बॉन्ड होगा और बाहर दोनों से फ्लोरीन जुड़ जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें ये परऑक्साइड बॉन्ड है, हालांकि हम इस तरह से इसको नहीं देखेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि बीच वाले बंध में जब दोनों ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं तो ये इनकी वजह से इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन नहीं होगा। अब फ्लोरीन और ऑक्सीजन में हम जानते हैं कि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से अधिक है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। इसकी वजह से F पर हो जाएगा -1। तो यहाँ ऑक्सीजन पर कितना हो गया? +1। यही चीज यहाँ पर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों को F अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, तो F पर -1 और ऑक्सीजन पर +1। समझ में आ रहा? यही बात तो हमने यहाँ पर लिखी हुई है। ऑक्सीजन की कितनी? +1। अब देखिए दूसरा OF2 या इसी को हम लिख सकते हैं F2O। अब जैसे इसका नाम भी लिखना है तो फ्लोरीन
माइनस रखेगा तो आई फ्लोरीन में आएगा, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और ऊपर वाले को कहेंगे ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड। ध्यान दें, अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक ऑक्सीजन है, 2 फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड से दोनों जुड़ जाएंगे। संरचना बनाना भी आप लोगों को आता है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। 11 का कोर्स 12 में बहुत ज्यादा काम आता है बच्चों। तो अब यहाँ देखिए फ्लोरीन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो ये -1, तो इसकी वजह से इस ऑक्सीजन पर +1। अब ये वाला फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो फिर से -1, तो इसकी वजह से भी ऑक्सीजन पर एक और +1, तो टोटल हो जाएगा +2। तो वही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि OF2 में ऑक्सीजन पर +2 रहता है। तो बच्चों देखिए, आज आपने ऑक्सीकरण संख्याएं क्या होती हैं, कैसे निकाली जाती हैं, उनके कुछ नियम पढ़े। अब आप लोग अपनी 11 वाली कॉपी से इनको और अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, कुछ सवाल को हल कर लेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में। H2SO4 KMnO4 में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जिन बच्चों को केंद्रीय परमाणु समझ में ना आ रहा हो वो देखें, H2SO4 में S होगा और KMnO4 में Mn होगा, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर इन्हीं की ही निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद बच्चों।